Hello students, today our second class of financial management, and in this class we discuss various financial decisions like investment decisions, finance decisions and dividend decisions. तो गाइस मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये डिसीजंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे 12th के एग्जाम में एज वेल एज जो फर्दर एग्जाम होंगे BBA, MBA, BCom, MCom या कोई मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप कोर्स करोगे तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा आपके काम आता है क्योंकि कॉमर्स का और फाइनेंस का बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजंस की। तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ स्पीडली कि हमने इसमें 3 डिसीजंस पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फिर हमने पढ़ा था फाइनेंस के बारे में और फिर हमने पढ़ा था डिविडेंड मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। ये 3 डिसीजंस हमने डिस्कस किए थे। इसका मेन मीनिंग क्या है ये हमने इसमें देख लिया था लास्ट क्लास में। अब आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का डिटेल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एज यू नो इन्वेस्टमेंट मीन्स वेयर टू इन्वेस्ट कैपिटल, हम अपना कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मीन्स इन्वेस्टमेंट में किस की बात आती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है इसमें किसकी बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है। और इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, देखो 2 टाइप की एसेट्स होती है, एक तो फिक्स एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं, हम फिक्स की बात करें या करंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम फिक्स की बात करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है वो एक लॉन्ग टर्म से रिलेटेड वर्ड है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है सारा। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है और ये फिक्स कैपिटल के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट लिखते जाइए, इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस होता है तो सिंपल सी बात है कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी इफेक्ट करेगी, हम कितना अर्निंग करेंगे फ्यूचर के में उस चीज का इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस मैनेजर के लिए कि आप इनको पूरा केयरफुली के साथ इनको जो हमारी प्रपोजल्स है उसको आप क्या करो, कंसिडर करो और जो प्रपोजल बेस्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट का उसी को हम फाइनल करेंगे, फाइनली हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लो देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी। 2 तरह के हमारे पास प्रपोजल है जिसमें हमें पैसा लगाना है। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज, यहाँ भी 10 करोड़ रुपीज। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी में पैसा लगा दें, हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा कि किस में हमें पैसा लगाना है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है। फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा लगता है, आपको पता है कि फिक्स एसेट्स के अंदर अगर पैसा लगा दिया जाए तो वो पैसे का वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया 10 लाख का, तो क्या हम उसको अगले दिन हमें 10 लाख चाहिए तो क्या हम उसको सेल करके 10 लाख वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो 2-3 बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म डिसीजंस और हमें इसको कंसीडर करना चाहिए, फाइनेंस मैनेजर इसको कंसीडर करेगा। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पे ले चलता हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पे ये आपका मीनिंग है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, ध्यान से देख लीजिए। इट इज कंसर्न विद हाउ फर्म्स वैल्यूएबल फंड आर टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। और यहाँ एसेट्स की बात हो रही है, कौन सी, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, क्योंकि करंट की बात नहीं हो रही। करंट का जो डिसीजन होता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, उसका एक सेपरेट टॉपिक है। जब इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो फिक्स एसेट्स को हम लेंगे और
जब फिक्स एसेट्स हो रहा है इट मीन्स इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग। ये आप नोट कर लीजिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। कई बार एग्जाम में कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स एंड इट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये आपके सामने मीनिंग है, आप इसको नोट कर लीजिए कि हमारे पास वैल्यूएबल फंड है उसको हम किस एसेट में इन्वेस्ट करें। ये सारा डिसीजंस होता है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे हमें एक मशीनरी की जरूरत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास जो ओल्ड मशीन पड़ी है उसको हम हटा के न्यू मशीन खरीद लें, या फिर हम उसको रिपेयर करवा लें। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हमारा इन्वेस्टमेंट डिस्टेंस है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं होता, रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में आते हैं, कि मशीन को हमें नई परचेज करना है या हमें उसी को रिपेयर करा के काम चला सकते हैं। तो इस तरह के जो डिसीजंस है वो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली ये सोचना है इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का एक चैप्टर और आएगा आगे, इनमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। प्रैक्टिकल मीन्स ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो ये केस स्टडी बहुत सिंपल लगेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पैसे का मामला है, फाइनेंस का मैटर है, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो पैसा इधर का उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फर्म में। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है वो हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जो हमारे इस इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर मीन्स वो ऐसी टर्म्स जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट। फैक्टर मीन्स जानते हो, हम पढ़ के आ रहे हैं लास्ट क्लासेस से कि फैक्टर्स तो फैक्टर्स होते हैं वो एलिमेंट्स या वो थिंग्स जो हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगी, एंड वी शुड कंसिडर एज ए फाइनेंस मैनेजर, वी शुड कंसिडर बिफोर एक्सेप्ट एनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से पहले हमें इनको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलते हम तो आपके स्क्रीन पे देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि देयर आर 4 फैक्टर। हमारे जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा। देयर आर 4 फैक्टर। इन्वेस्टमेंट के कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर। तो पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट किसकी बात हो रही है? जिसमें हम इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट है उसका हम कैश फ्लो चेक करेंगे। अब कैश फ्लो क्या चीज होता है मैं आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, मान लो 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास, ए एंड बी। ठीक है, दोनों में सेम रिटर्न है, सेम रिस्क है। कैश फ्लो के बारे में हम चेक कर रहे हैं। मान लो ए प्रपोजल है, उसमें कैश फ्लो का मतलब नाम पता लग गया होगा, मूवमेंट ऑफ कैश, मतलब कैश का आना जाना। ए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 5 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 5 ईयर कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपके पास कैश आना स्टार्ट होगा। ठीक है, बी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से आपको कैश फ्लो आना स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा कंपेयर टू प्रपोजल ए। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से हमारे को फ्लो आ रहा है, क्योंकि हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कैश का फ्लो जरूर हो। ठीक है ना, वो कितने टाइम के बाद में कैश का फ्लो आता है ये चीज जरूरी हो जाती है एक बिजनेसमैन के लिए, एक फाइनेंस मैनेजर के लिए, और उसको वो ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें जल्दी कैश का इनफ्लो स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो अब आप इसमें देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो बोलते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द बिजनेस शुड बी कंसिडर। ये कंसिडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये लाइन है,
क्यों करना चाहिए? बिकॉज सम प्रोजेक्ट्स विल टेक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट इनफ्लो ऑफ कैश। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे कैश के इनफ्लो होने में टाइम लग जाता है, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेक। तो हमें उनको नहीं देखना चाहिए, हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें जल्दी कैश फ्लो जनरेट हो। ठीक है ना? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है, आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। सिंपल लाइन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस वही बात लिख दी। और फिर हमने लिख दिया कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से लॉन्ग टाइम लग जाता है कैश का इनफ्लो होने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेसमैन चाहता है कि जिस इन्वेस्टमेंट में वो पैसा इन्वेस्ट करें वहां से रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही है। और सिंपल सी बात है, जहां पे हाई रिटर्न होगी, ठीक है, तो हम किसको इफेक्ट करेंगे? जहां पे हाई रिटर्न को हम, और एक होता है लो रिटर्न, तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? इसको हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो वही बात है। अब इसमें मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ, आप इसको देखिएगा। व्हाइल सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी कंसिडर। देखो सारी बात ये लिखा है कि आपको कंसिडर करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फैक्टर। इफ टू प्रोजेक्ट्स हैविंग 10% रिटर्न एंड 50% रिटर्न्स, ठीक है, मान लो ये 15% वाला है और ये 10% वाला है, तो हमें कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए? फर्स्ट वाला एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में देखा कि अगर फर्स्ट है 10%, सेकंड है 15%, तो नॉर्मली हमें सेकंड को हमें क्या करना चाहिए? सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा हमें पास रिटर्न आएगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम पढ़ रहे हैं। द रिस्क इन्वॉल्व। देखो रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिटर्न के चक्कर में रहेंगे, हम उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है इस चीज को भी हम कंसिडर करेंगे। सिंपल सी बात है, आप ये बता सकते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे? हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और जिसमें रिस्क कम है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, उसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बस आपको यही तो लिखना है, बस इतना है कि आपको इसके इंग्लिश की लाइन बना के लिखना है। तो आपके अंदर जो थिंकिंग है उसको आपको एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में। ठीक है, और कुछ नहीं है। While selecting a project, the risk involved in project must be considered। देखो सेम बात है, जो रिस्क है उसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। एंड शुड प्रेफर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क। मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क क्या कर रहे हैं? मान लो ए और बी, ठीक है, इसमें रिस्क हाई है, इसमें रिस्क लो है। आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क है ही नहीं। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं हो सकता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता जहां पे रिस्क हो ना। रिस्क होता है लेकिन मॉडरेट रिस्क होता है वो चलता है, हाई रिस्क होता है वो नहीं चलता। तो यहाँ पे रिस्क हाई है और यहाँ पे रिस्क लो है, लो या मॉडरेट। ठीक है ना? मॉडरेट टाइप का है, मीन्स हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो सिंपल सी बात, हम इसको क्या करेंगे? इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और इसको हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस ये हमारा रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था कैश फ्लो, जिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का कैश फ्लो जल्दी जनरेट होता है उसको हम प्रेफर करेंगे, सेकंड को रिजेक्ट कर देंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज रेट ऑफ रिटर्न्स, जिसमें रिटर्न हाई है उसको एक्सेप्ट, दूसरे को रिजेक्ट। रिस्क को, जिसमें रिस्क हाई है उसको रिजेक्ट, और जिसमें रिस्क मॉडरेट है या लो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 4, क्योंकि हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फैक्टर नंबर 4, इन एडिशन टू कैश फ्लो हमारा हो गया, रिटर्न्स ये हो गया, रिस्क ये भी हो गया। देयर आर सम अदर क्राइटेरिया विच अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कुछ और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ये नहीं होता जिसको हमने पॉइंट नंबर 4 में इन्वॉल्व कर दिया है।
जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। मान लो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारा सही है? नहीं हो सकता। इस हिसाब से हमको ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल हमारे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, या जहाँ पे बहुत सारा लेबर की ज़रूरत है लेकिन लेबर अवेलेबल नहीं है टाइम से। तो हमें इन सारी बातों को एज ए कम्युनिटी बेस पे चेक करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँगा, तो आप भी लिखना ये, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लाइन है ये। जब भी फैक्टर्स की बात आए तो ये आप नोट में जरूर लिख देना। फाइनेंस मैनेजर के द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव। उसको अपने पास जो भी अल्टरनेटिव है उसको क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए। अवेलेबल अल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली, क्योंकि फाइनेंस का काम है भाई, ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले उसको केयरफुली, उसको अल्टरनेटिव को क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए, एंड देन डिसाइड where to investment, where to investment, ठीक है। मीन्स फाइनेंस मैनेजर को पहले ये जो हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, इन 4 फैक्टर में चेक कर लेना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। इन चारों जो क्राइटेरिया इसमें स्कैन कर लेना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ज़्यादा बेटर फिट आता है इन सिनेरियो में, ठीक है, इन क्राइटेरिया को जो ज़्यादा क्लियर कर रहा होता है, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक क्राइटेरिया को वो फिट कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा डिसीजन नहीं होता। जितने भी फैक्टर्स है सभी फैक्टर से उसको हम स्कैन करेंगे, उसको हम देखेंगे। मीन्स कंपेयर ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड देन डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस यही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, और इसको हम कैपिटल डिसीजंस भी बोलते हैं, और उसके फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। देयर आर 4 फैक्टर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।